अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। अनिका को धीरे धीरे होश आने लगा था। तब डॉक्टर के शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और न ही किसी लड़के ने आज तक उसको छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी, उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर के कैबिन में खड़े हुए थे। और उनको पता था कि कोई तूफान आने वाला है। एक तो लोग इतने जोर को लगाएगी इन पे, बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। हाँ, क्या करिए? ला, अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं। तभी डॉक्टर गौतम ने कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप कोई भी फैसला लें उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है और सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि उन्हें डॉक्टर से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमज़ोर अनिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रहे हैं, ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही गौतम गुस्से से दिल मिलाकर अनिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठा कर खुद ये हमारी हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराज़गी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता का दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था। एक बिन ब्याही माँ बनकर इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजर जाने पर भी नहीं हुआ था, लेकिन ये तो सब जानते हुए भी अनिका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश के विदेश से आए टूरिस्ट के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर अनिका को ऐसा लग रहा था कि मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नज़रों से बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नमाकों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उलझन में थी, तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट से अंदर पहुंची। वो गेट बहुत ही पुराना था और उसमें जंगल का चित्र बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था। कहा जाता था कि यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एंटिक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फव्वारा बना हुआ था, लेकिन अच्छे से मेंटेन नहीं होने के कारण पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजर सा लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते हुए अनिका के रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफे पर फेंक दिया, अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया और अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। एक घुर्राते हुए शेर की तरह वह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर सी और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले काफ़ी भारी महसूस हो रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज़्यादा था। गोल मोटा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार थी कि अनिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते, लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था, उसकी शक्ल उतनी ही मासूम थी और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नरम मुलायम सफ़ेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती। उसकी नाक और पूरे जहाँ की मासूमियत को समेट कर बनाई गई थी वो वैसी उसकी आँखें, लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा। बस उसका चेहरा बेडौल और निराकार शरीर। बिना माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसके पापा की इमोशनल सपोर्ट की। इसीलिए अनिका न माँ को से गौतम की तरफ बढ़ती थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज़ में उस पर गरज पड़ा, मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का।
नसीब वाली थी तू, जो डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरास। हमारी कर्ज पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तरह की तकलीफ वो मिटा देते उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी ज़िंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? और तुम्हारी छोटी बहन कामनी, उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से जब तुम्हारे इस कारनामे के बारे में उन तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान नहीं जाने क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, जब तक यह मामला ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामनी और तुम्हारी नई माँ मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। कुछ सोचकर वो लोग बोले, लेकिन आज नहीं तो कल सब पता चल ही जाएगा। ये बोलते हुए गौतम अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनके आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज़्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्द में बदल कर उनके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पति कुणाल तो शादी के 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने क्या होगा। नहीं तो समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से वो लोग हमें निकाल कर लाए थे। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। इतना कहकर गौतम रुक गया, लेकिन अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गए थे। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी ही, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। अनिका इस चक्रव्यूह से जल्द निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि अगर वो झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ये सच क्या था। अगले दिन गौतम ने घर के लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की 5 महीने की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद पता चला कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं ही नहीं थी। इसे देखकर गौतम गुस्सा में भर गया। इसे देखकर गौतम का अब गुस्सा आश्चर्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसे यह चिंता थी कि डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्दी अनिका की देखरेख के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की तबीयत में कुछ सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसके बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जिंदगी जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी ज़िंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, न कि कोई उससे मिलता। किसी से मिलती, सिर्फ वो अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। ऐसे में एक दिन अनिका पाइप से अपने घर के बाहर के गार्डन में पानी डाल रही थी। तभी अचानक उसने अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की। वो समझ पाती उससे पहले ही उसके घर के मेन गेट पर एक स्पोर्ट बाइक अंदर आ गई। मशीन गन से जैसे ही गोली निकलती हैं, वैसे ही बाइक की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज़ सुनकर अनिका के पानी का पाइप छोड़ दिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। जैसे ही वो अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही थी, बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो रुक सी गई। टेंशन से उसकी तेज हो गई। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नज़र अनिका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनिका और कुणाल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के बाद
मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए चला गया था। और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती है लेकिन उनका पापा फ़ोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी, वो पापा तो नहीं है घर पे। कुणाल अनिका के सामने आकर एरोगेंस के साथ खड़ा था। वो अनिका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सूजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गड्डी जैसे हाथ और पाँव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज़्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूक दिया। देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का शरीर बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से से घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अनिका एक डरे से मेमने की तरह घबरा कर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पाँव को कुचल देंगे। तब मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो। तुम्हें कॉलेज से छुट्टियां शुरू मिल गई क्या? कुणाल बेटा, तुमने आज फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कुणाल ने गुस्से से कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूँ, आप ऐसा बोलकर अपने दामाद का वेलकम करोगे? वैसे काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल ने अनिका के पेट की तरफ ओर देखते हुए अपनी जेब से कुणाल ने अनिका के पेट की ओर देखते हुए रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। वो आया था तब उसे उसकी नज़र अनिका की पेट पर ही जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बातों को अनसुना करते हुए रम की ऊँटली और अनिका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो कुणाल के मन की बात को समझ रहा था। इसलिए बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। उन्होंने जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे दादाजी तो नहीं समझ सकते ना। इस मोती के साथ मेरी शादी करवाई और अब वो चाहते हैं कि इस नाजायज़ बच्चे को भी मैं अपना नाम दूँ। एक तो इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सज़ा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं। शादी के मंडप से तुरंत इसलिए भागा था मैं ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी नहीं ठहरना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे ही वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी अभी यह धरती फट जाए और दोनों माँ बाप बेटी उसके अंदर समा जाए। कुणाल का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। अब भी कोई कसर बाकी रह गई हो, इस तरह उसने अनिका की ओर इशारा किया। देखो इस बेशरम लड़की को, शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा कि तुझे मैं इस बच्चे को मेरा नाम दूंगा, कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं किस कटर का कीड़ा है ये बोलते हुए वो गुस्से में अनिका की ओर आगे बढ़ता है।
मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। तभी तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए आए और वह अपना बैलेंस खो बैठा, लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका की बातें सुनकर जितना ज़्यादा हर्ट थी उतनी ही ज़्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदत थी, मगर उसे अब इस बात पर कुणाल से ज़्यादा खुद पर गिना रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे ना जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों चौंकड़े थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई फिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोली। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा यकीन करो, अपने पापा की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा कि जैसे किसी बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी हो और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना भूल गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपनी पीठ के बल गिरी और बेहोश होती आंखों से उसने पास दौड़ कर आ रहे थे। गौतम ने हड़बड़ी में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया, लेकिन ये सब देखकर भी कुणाल वहीं खड़ा बेशर्म और बेसुध बनकर रम के घूंट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी उठो, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसके 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मॉम क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े सरल तरीके से पूछा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम्हारे कोई डैड नहीं है? इस पर रिया जवाब देते कहते, ओह कम ऑन मॉम, स्कूल में हमें टीचर कहती थी कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। अब मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूँ। मैं तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ही। किसी जादूगर ने तो मुझे अपने हेड में से बाहर निकाला है। आबरा कटाबरा रिया बाहर आ जा। रिया की ये बातें सुनकर माँ बेटी दोनों जोर से हंस पड़े। अपनी हंसू पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा की कदकाठी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना किया और रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई, जहाँ अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसका शरीर का बढ़ा हुआ वजन अब एकदम सामान्य था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गाल के साथ एक परफेक्ट जेवलाइन, गुलाबी पंखुड़ी जैसे नरम होठ और सुराही सी लंबी गर्दन। शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी कि मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंड हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पर एक मासूमियत से सवाल कर रही। रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण क्या था, कि पिछले साल कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो शादी तोड़ने को राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड हुई। मनाली की ज़मीन पर पैर रखते ही जाने क्यों अनिका की बाईं आंख फड़कने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला है।
वो ये सोच कर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ा रही थी कि तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, जहाँ फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम हो गए हों और अनिका की तरफ चले आ रहे हों। अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर रिया को संभालते हुए फटाफट चलने लगी। लगेज काउंटर पर से जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से 3 और लोग भागे और उसका लगेज उठाकर अनिका के हाथ में दे दिया, मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करना चाहते हों। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्रॉली पर डालकर और रिया को पकड़ के एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फ़ोन पर पापा का फ़ोन आया। अनिका के फ़ोन उठाते गौतम ने बिना कोई खैर खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोच कर आगे कहा, तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया, जैसा कि गौतम ने कहा था। कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों बाद कुणाल भी काफ़ी बदल चुका था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जैसे सेट उसके बाल, ट्रिम की हुई दाढ़ी कुणाल की पर्सनैलिटी को निखार रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और अरगोन से भरे हुए। वो तो अनिका का इंतजार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी अनिका से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल का एक पैर जमीन पर तो दूसरा रेलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एक्सिट डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़ी बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी खुशी नहीं होगी जितनी किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर साइन करवा लूँगा। कुणाल के ड्राइवर राजू ने बीड़ी फूकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 साल पुरानी मनोकामना पूरी हो जाए। कुणाल आलस लेते उल्टा घूमने वाला ही था कि तभी अचानक उसकी नज़र एक और एयरपोर्ट के गेट पर पड़ी और कुछ देखकर उसकी नज़रें वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही ना हो। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकला, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गंवाए रेलिंग कूद कर उस लड़की के पास दौड़ गया और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। यह खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वह भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई। किसी भी कीमत पर ही उस मोटी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लूँगा, ऐसा सोच रहा था कुणाल। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अबे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी माँ ने उसके नाम करके गई थी। राजू जिसे अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ था, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुनो, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं उल्टा घूमकर खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तूने भले ही उसे ना देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो पास आ ही जाएगी। उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे और इसीलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जियस, आप मनाली में पहली बार आई हैं? क्योंकि अगर पहले आई होती तो यह पॉसिबल नहीं था कि अब तक मेरी नज़र आप पर नहीं पड़ती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टेबलेट में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे इसीलिए उसे आसपास की कुछ भी बातें नहीं सुनाई दे रही थी। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहाँ से साइड होकर टैक्सी की आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी।
अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से नहीं था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या ज़रूरत है? मैं अपनी गाड़ी में आपको जहाँ चाहे वहाँ छोड़ देता हूँ। और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते ही उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे तो वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झटक लिया। ऐसा करने से रिया के कान से हेडफोन नीचे गिर गिर गए, उसके कंधे पर आ गए। लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उसे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। कुणाल ने कहा, ओह समझ गया मैं, ये आपकी छोटी बहन है ना? यह सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फ़ोन आया। कुणाल ने जैसे ही फ़ोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? कुणाल ने बढ़ाई ती का जवाब देते हुए कहा, ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई है? जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो दिखेगी, उसके पीछे खड़े आदमी भी दिखने बंद हो जाएंगे। और वीडियो रूड और वो रूडली फ़ोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा आ गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन बस अब उस जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश से और गुस्से के साथ चिल्लाई, टैक्सी! यह सुनकर कुणाल और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई ही नहीं। आप अगर बेंगलुरु की फ़्लाइट में आई हैं तो आपने किसी बेहद औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल के लिए रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी। अब 6 साल बाद में तो पक्का डबल सेंचुरी पार कर चुकी ही होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है मेरे बारे में। अपनी बातों को सुनते ही कुणाल अनिका को देखता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ़्लाइट वालों ने उसे बिठाने से ही मना कर दिया होगा। कहा होगा अगर तुम बैठोगे तो फ़्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जॉब पर अनिका भी हंसी। लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे स्वभाव से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ नहीं देखकर कुणाल को भी अपनी हंसी रोकनी पड़ी और बोला, अजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया। कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर से पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा होकर कुछ बताना चाहता था। अनिका ने जल्दी में रिया को टैक्सी में बैठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ने आ जाएगा आपको। टैक्सी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लिटरी अंदाज में कहा, अरे मिस आप अपना नाम तो बताती जाओ। इसे सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते ही अपनी आंखों को काले चश्मे से ढक लिया और बड़े ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव के धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया।